हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। एंड ये हमारा जो लेक्चर है DFFCIL का ऑपरेशन एंड पीडी के एग्ज़ाम का लेक्चर 4 है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज हम पढ़ रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। गिव मी अ सेकेंड। हाँ तो गाइज, मैं ना आपको इसमें कहाँ कहाँ तक पढ़ा चुकी थी वो मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। मैं रोज़ रिकॉल इसलिए कराती हूँ ताकि आपको याद हो जाए और दिमाग में बैठ जाए चीज़ें। हमने 1932 से पढ़ना स्टार्ट किया था। 1932 से ये इरेज हो जाए अगर तो मैं इस पर कुछ लिख पाऊँ। गाइस थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बार बार पॉज करना भी सही नहीं रहता है फिर वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि हमने जो पढ़ना स्टार्ट किया था वो 1930 18 सॉरी 18 18 इस हमने जो पढ़ना स्टार्ट किया था, हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, वो हमने 1832 से पढ़ना स्टार्ट किया था और प्रेजेंट तक की मैंने आपसे कहा था हम पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपका 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करवाया था, जिसमें से हम पढ़ चुके हैं अभी तक। इंडस्ट्रियल वाला पढ़ चुके हैं, उसका समरी मैप भी देख चुके हैं इंडस्ट्रियल वाले का, ठीक है। उसके बाद वी गॉन थ्रू द पैसेंजर रेलवे, ठीक है, जिसका हमने समरी मैप देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे एंड हमने जोनल रिऑर्गेनाइजेशन। इसका हमने समरी मैप नहीं देखा था, ठीक है। तो पहले मैं इसका समरी मैप करा देती हूँ आपको, ठीक है, जोनल रिऑर्गेनाइजेशन और ये वाला इलेक्ट्रिफिकेशन का। और उसके बाद हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जिसमें हमारा दिल्ली मेट्रो, मतलब रैपिड मेट्रो और जो बाकी के लेटर डेवलपमेंट है, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रिफिकेशन एंड जोनल रेलवे का एक समरी मैप देख लेते हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले 1925 की बात आती है। और 1925 में हमारा क्या हुआ था, फर्स्ट रेलवे बजट क्लियर हुआ था। दिस इज़ अ डिफरेंट पॉइंट जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और याद रखना भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारी एक और चीज़ होती है 1925 में ही, ठीक है। वो क्या हुआ था हमारा 1925 में, हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एंड वो हमारी कहाँ से कहाँ तक गई थी, किसी को याद है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। विक्टोरिया टर्मिनस से, जल्दी से लिखो पूरा, विक्टोरिया टर्मिनस टू कुर्ला। ये प्लेसेस कहाँ हैं, हमारे बॉम्बे में, ठीक है। 1925 में हमारे ये वाले इवेंट हुए थे। एंड देन हमारा 1925 में तो 1925 के बाद 1926 में डाल ही देती हूँ। 1926 में हमारे स्टेशंस डेवलप हुए थे, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो हमारा एक तो कुर्ला टू कल्याण तक का जो सेक्शन था, द प्लेस इन बोथ द प्लेसेस इन बॉम्बे एट दैट टाइम, इन बॉम्बे, अब शायद महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। कुर्ला टू कल्याण वाला जो सेक्शन था पूरा हमारा इलेक्ट्रीफाइड हो गया था, ठीक है। इसके अलावा आपका एक जो चीज़ और हुई थी वो आपका लखनऊ, या फिर आप कह सकते हैं चारबाग रेलवे स्टेशन बनना स्टार्ट हुआ था। बना नहीं था, बनना स्टार्ट हुआ है आपका 26 में, ओके। बना वो 28 में है, ठीक है। इस बनना इंस्ट्रक्शन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एंड देन आपके बाद इसके बाद हमारा 1928 में मेजर जो चीज़ हुई है वो हुई है हमारी 1928 में। क्या हुआ है 1928 में, बताइए। इंटरनेशनल कनेक्शंस हमारा रेलवे का स्टार्ट हुआ है। अब वो इंटरनेशनल हो गया है, बट उस वक्त दैट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। तो क्या हुआ था हमारा 1928 में, हमारी जो ट्रेन थी दैट स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू आपका पेशावर। बॉम्बे में ये जो आपका स्टेशन था विक्टोरिया टर्मिनस, इससे आपकी कहाँ तक के लिए ट्रेन स्टार्ट हुई थी, पेशावर के लिए। पेशावर इज़ अ प्लेस इन पाकिस्तान, मैंने आपको पहले भी बताया है। और इसके अलावा हमारी एक और स्टार्ट हुई थी ट्रेन, दैट वाज बिटवीन मैंगलोर टू
पेशावर। एक और हुई थी हमारी स्टार्ट, दैट इज़ फ्रॉम आपका ये बॉम्बे टू लाहौर, मुंबई टू लाहौर। ठीक है, फिर इसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में हमारा क्या होता है, 1920 बल्कि 1930 में ही हमारा, आपको इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, एक इवेंट है हिस्ट्री का 1930 का, पूना यारवदा जेल से रिलेटेड। अगर आपको याद आ रहा हो तो इसको थोड़ा सा आप उससे ना कनेक्ट करके लिख सकते हो, याद रख सकते हो। आपकी ट्रेन जो हुई थी स्टार्ट बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस से पुणे के लिए। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो आपका 1930 में ही हुआ था, मैं इसीलिए यहाँ इसको साथ में लिख देती हूँ, आपका जो हैदराबाद। देखो ये बीच बीच के पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि बॉम्बे टू पुणे स्टार्ट हुआ फिर यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो तो आपका ईयर बाय ईयर डेवलपमेंट हुआ ही है। कुछ कुछ मेजर मेजर याद रखो कि फर्स्ट ये हुआ आपका, फर्स्ट ये इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन डेवलप हुआ कुर्ला टू कल्याण वाला, एंड देन आपका इसको छोड़ सकते हो आप ये तीनों ट्रेन स्टार्ट रख, ये तीनों याद रखना 1928 में। यहाँ पर आप ये याद रख सकते हो कि आपका हैदराबाद गोदावरी वैली जो आपकी होती थी, हैदराबाद गोदावरी वैली रेलवे जो होता था आपका, उधर का पूरा एरिया देखता था हैदराबाद साइड पे पूरा, ये आपका मर्ज होकर किसमें मर्ज हो गया था, उस वक्त निज़ाम का शहर होता था हैदराबाद, उसको पूरे को निज़ाम से स्टेट कहते थे, क्योंकि उसमें निज़ाम का रूल नहीं चलता था, बेसिकली निज़ाम का कंट्रोल भी नहीं था, बस वो थे वहाँ के सो कॉल्ड निज़ाम थे। तो निज़ाम से स्टेट रेलवे में आपका मर्ज हो गया था। और आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हुई थी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ, इसीलिए मैं इसको अलग पेन से भी लिख रही हूँ। आपका एक रोड था, ग्रैंड ट्रंक रोड होता था एक आपका, ठीक है, या एक्सप्रेस, आप ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस और रोड में एक्सप्रेस होती थी, जिसको चेंज करके कर दिया गया था दिल्ली टू मद्रास। ठीक है, ये आपका एक रेलवे का रूट होता था ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, इसको चेंज करके दिल्ली टू मद्रास कर दिया गया था। ये मेरे ख्याल में अभी तक पहला इवेंट है जिसमें दिल्ली में हुआ है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये आपका इतना था जो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट के अंदर आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, एंड दैट इट विल हेल्प यू। बस याद रखना मैंने किस पॉइंट पर क्या बोला है, अदरवाइज सिर्फ पॉइंट पॉइंट रखोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए थोड़ा सा याद रखना। लाइक 1926 में लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन स्टार्ट हुआ है, कंस्ट्रक्ट नहीं हो गया है पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद हम एक बार जोनल रीऑर्गेनाइजेशन का देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ था। अब हम अपना देख लेते हैं क्या, जोनल रीऑर्गेनाइजेशन का रोड मैप। इसमें एक चीज़ जो आउट ऑफ द बॉक्स हुई थी वो क्या था कि 1951 में आपका जोनल रीऑर्गेनाइजेशन था, वो आपका मतलब जोनल रीऑर्गेनाइजेशन आपका स्टार्ट हुआ था। रीज़न क्या था इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको कल सुना चुकी हूँ कि इंडिपेंडेंट हो गए थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, उसके बाद हमने अपना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देखना स्टार्ट किया, एंड देन वी स्टार्टेड द रेलवे डिपार्टमेंट का कंट्रोल, एंड देन वी गॉट दिस जोनल रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जोनल रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले 1951 में हमारे कौन कौन से जोन बने, तो 1951 में बना है हमारा सदर्न जोन। ठीक है, सदर्न के ही साथ साथ डेवलप हुआ है हमारा सेंट्रल जोन। ठीक है, सेंट्रल के साथ साथ ही डेवलप हुआ है हमारा वेस्टर्न जोन। ठीक है, ये सब आपका 1951 में ही हुआ है। इनके क्या कहते हैं मंथ अलग अलग है, लाइक ये सबसे पहले आपका डेवलप हुआ है अप्रैल में, फिर ये आपके डेवलप हुए नवंबर में, तो इसी मैंने सीरीज़ में लिख दिया है वाले। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट क्या होता है 1952 पे, 1952 में आके आपके ये होते हैं, बाकी के डेवलप होते हैं कौन कौन से, नर्दर्न, ठीक है, नर्दर्न ईस्टर्न, और इसके अलावा आपका
ईस्टर्न। ठीक है, ये आपके लगभग लगभग साथ साथ ही हुए हैं, सब अप्रैल में ही डेवलप हुए हैं आपके। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा आपका 1952 में एक और चीज़ हुआ है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से क्या मतलब है, आपका जो ट्रेन था उसमें आपका फैन, लाइट्स, स्लीपिंग कोच, स्लीपिंग अकोमोडेशन आप कह सकते हो, स्लीपिंग कोचेस, ये सब चीज़ें आपकी 1952 में ही लॉन्च हुई थी। ठीक है, अब चीज़ें ऐसे ही चलती हैं कब तक, 1955 तक। 1955 में आके अगर आप देखोगे हिस्टोरिकल इवेंट से भी देखोगे तो उस वक्त भी आपकी जो है चीज़ें बढ़ जाती हैं, पॉलिटिकली चीज़ें डिवाइड होनी शुरू हो जाती हैं। उसका भले ही उतना बड़ा इफेक्ट ना पड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिक्स में अगर कुछ बड़ा चेंज आता है तो उसका इफेक्ट आपका हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा पड़ता है। तो रेलवे में भी क्या होता है कि हमारी जो है थोड़ा सा और डिवीजन हो जाता है, और हमारी जो सदर्न ईस्टर्न जोन जो था, पैसेंजर का लोड बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, तो इसी हिसाब से उनकी जो संभालने के लिए कैपेसिटी चाहिए उसको और बेटर तरीके से उसको हम कंट्रोल कर सकें, उसको ऑर्गेनाइज वे में उसको चला सकें। तो इसीलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम बहुत अलग अलग जोन बना दें जितना हमें ईजी पड़ सके। अब ऐसा भी नहीं है कि जोन के नाम पे हर 2 किलोमीटर पे जोन बनाकर बैठ जाए, नो, डिसेंट अमाउंट। ओके, सदर्न ईस्टर्न जोन था दैट वाज सेपरेटेड आउट, सेपरेट हुआ है। देखो इस चीज़ को ध्यान रखना है, सेपरेट आउट हुआ है, नया कुछ नहीं बना है, सेपरेटेड आउट फ्रॉम ईस्टर्न जोन। अब देखो नॉर्दर्न जोन अलग था, नॉर्दर्न ईस्टर्न अलग था, ईस्टर्न अलग था, तो इसलिए सदर्न ईस्टर्न जोन भी अलग सेपरेट होकर हमारा बन गया। कहाँ से सेपरेट हुआ है, ईस्टर्न से सेपरेट होकर लिखा है। इसके बाद हमारा अगर हम 1956 में देखते हैं हम आगे, तो हमारा और डेवलपमेंट हो जाता है। मैं लिख देती हूँ चलो डेवलपमेंट में भी यहाँ पे, अलग मैं यहाँ अलग लिख देती हूँ डेवलपमेंट के नाम, जो चीज़ें डेवलपमेंट पर हुई है। सबसे पहले डेवलपमेंट 52 में हुई है एंड देन 1956 में हुआ है। यहाँ पर हमारा क्या आए थे, लाइट, फैन, स्लीपिंग कोचेस, यहाँ पर हमारे एयर कंडीशन कोचेज आ गए हैं। ठीक है, और ये अगर आप देखेंगे फर्स्ट एयर कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी। फर्स्ट एयर कंडीशन जो कोच चला है हमारा, वो हमारा दिल्ली टू हावड़ा, टू इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। दिल्ली टू हावड़ा के बीच में हमारी फर्स्ट एसी दिल्ली टू हावड़ा कोच वाली ट्रेन जो थी वो रन हुई थी। ठीक है, इसके अलावा बाकी का जो साइड में डिवीजन और ये सब चल रहा था वो तो चल ही रहा था। इसके अलावा हमारा अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है 1957 में ही, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ अगेन डेवलपमेंट में ही लो इस पार्ट को। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाता है कि हमारा मेन लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन जो प्रोजेक्ट था, मतलब पहले जो था, जो लाइन को, इस जो रेलवे लाइन होता था इसको जो इलेक्ट्रीफाइड करने का, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट होता था डिपार्टमेंट के पास। इसको ख़त्म करके इसको प्रॉपर एक, आप कह सकते हो एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना दिया गया था। दैट वाज इन 1979, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 1979 में चेंज टू सेंट्रल ऑर्गन। 59 में इसका ये बनाया गया था। चलो छोड़ो, 57 ना, 57 आप रहने दो, 1957 वो हम आगे देख लेंगे। ये इसके बाद 1979 में चेंज टू सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, दैट इज 4। ठीक है, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है हमारा इस चीज़ में। इसके अलावा अगर आप जोनल का अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक जोनल जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इसके बाद वो होता है हमारा 1958 में। और इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारा नॉर्दर्न फ्रंटियर, मतलब वो पाकिस्तान वाला जो एरिया है ना, उस तरफ का एरिया, मतलब राजस्थान वगैरह आप समझ लो, नॉर्दर्न फ्रंटियर,
रेलवे जोन जो था, ये भी आप ध्यान रखना, ये अलग से कुछ नहीं बना है, सेपरेट आउट हुआ है, सेपरेट आउट। कहाँ से सेपरेट आउट हुआ है? फ्रॉम नॉर्दर्न ईस्टर्न जोन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी डेवलपमेंट की। और इसके अलावा एक चीज़ और आपकी इम्पोर्टेंट हुई है जो अलग पार्ट में आ जाता है थोड़ा सा, इसलिए इसको अलग लिख रही हूँ। 1960 में हमारी फर्स्ट 25 किलो वॉट AC इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, यहाँ पर AC इज एयर कंडीशन, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। 25 किलो वॉट AC इज ऑल्टरनेटिंग करंट। दो करंट होते हैं ना, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, सो दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट होगा या कोई फिजिक्स वाला होगा तो वो समझ जाएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट की हमारी जो थी वो फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हुई थी हमारी, फर्स्ट ट्रेन जो हमारी कहाँ से कहाँ तक रन हुई थी, ये राज खरसावन से लेके डॉन डॉनगॉप से। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे जोनल डिवीजन के एंड डेवलपमेंट के उस वक्त में जो हुई है। दिस इज द जोनल रीऑर्गेनाइजेशन, और ये आपका कुछ आ गया डेवलपमेंट। सो दिस इज यार कुछ डेवलपमेंट का पार्ट है, और दिस इज जोनल रीऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ये कुछ दो अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपकी फर्स्ट फ्लाइट सर्विस भी स्टार्ट हुई थी। अब इस पे जगह नहीं बची है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ अलग पेन से। फर्स्ट फ्लाइट सर्विस, और ये आपकी कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये आपकी हुई थी बॉम्बे टू अहमदाबाद। एक बॉम्बे टू अहमदाबाद। और ये आपकी कब स्टार्ट हुई थी? 1966 में। मुझे पता है थोड़ा सा वो हो गया है इस वाले पेज पे, बट अगर आपने समझा होगा पेज को मैंने लिखा कैसे, तो आप इसको इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम आगे रैपिड ट्रांजिशंस की कुछ चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं कि हमारा इंडियन रेलवे तब से लेके अब तक उसमें क्या क्या चेंज हुआ है। कि मतलब हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है, देखो यार लगभग हर साल कुछ ना कुछ आता ही है। कहीं कुछ नया रेलवे ट्रैक खुल गया, किसी स्टेशन का नाम चेंज हो गया, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो यू शुड टेक रिमेंबर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके, एक मिनट दो मुझे, मैं सीरीज कर लूँ। तो गाइज चलिए अभी हम देख लेते हैं हमारा 1984 से 83 तक का हम देख चुके हैं, मतलब 1980 तक का हम देख चुके हैं। हमारा जो मेन लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट था उसका हमारा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बन गया था। अब हम 94 से लेके प्रेजेंट तक का देख लेते हैं जो आपके अभी तक के चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या यार हर साल कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारा चेंज है वो 1984 में ही आया था, और वो हमारा क्या था कि हमारी जो कलकत्ता मेट्रो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये हमारी कंट्री का रैपिड मेट्रो ट्रांजिट, फर्स्ट रैपिड मेट्रो ट्रांजिट था। फर्स्ट रैपिड ट्रांजिट लाइन जो अपने देश की थी वो खुली थी। ठीक है, उसके बाद आपका 84 में ये कोलकाता वाला हो जाता है स्टार्ट। और ये कहाँ से कहाँ तक हुआ था ये भी आप इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। इस फ्लेंच है एक जगह कोलकाता में, आई डोंट नो अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरा एक्सेंट वो वाला नहीं आएगा तो कुछ अलग रहेगा। एंड सेकेंड इज भवानीपुर, आई एम रियली सॉरी गाइस फॉर द एक्सेंट, एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं निकलेगा प्रोनाउंसिएशन में। भवानीपुर, जिसको अभी नेताजी भवन स्टेशन भी कहते हैं, नेताजी भवन स्टेशन अब कहते हैं इसको, बट एट दैट टाइम इट वॉज भवानीपुर। ठीक है, तो आपका इन दोनों स्टेशंस के बीच में फर्स्ट आपका कलकत्ता मेट्रो स्टार्ट हुआ था। इसके बाद जो एक चेंज आया है आपका वो आपका 1986 में आया है कि आपका कंप्यूटराइज्ड
टिकट रिजर्वेशन स्टार्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है इंडिया में फर्स्ट टाइम कंप्यूटराइज टिकट कब स्टार्ट हुआ है, तो 1986 में हुआ है कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग एंड रिजर्वेशन आपका स्टार्ट हुआ है। और ये कहाँ हुआ है सबसे पहले, एट दिल्ली, दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद आपका 1988 में इंडिया की जो है फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो लॉन्च हुई है, इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन। कौन सी है बताओ, अब तो और भी आ गई है, बट उस वक्त के हिसाब से अगर हम नहीं, अभी भी यही है वैसे यार, इसके मुकाबले में नहीं चलती है कोई और। शताब्दी एक्सप्रेस आती रहती है जाती रहती है, शताब्दी एक्सप्रेस। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिटवीन दिल्ली टू झांसी। झांसी कहाँ है आपका बताओ, झांसी की रानी याद है, यूपी में है, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो उस वक्त हुआ था। उसके बाद हम सीधा आ जाते हैं अपना 1990 पर, जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है 1990 में हमारा क्या है, सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन स्टार्ट हो गई थी। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, सेल्फ प्रिंटिंग टिकटिंग मशीन। अब देखो यहाँ पर ना कोई स्टोरी या कुछ लिंक नहीं हो सकती ये चीज़ें, रीज़न उसमें बहुत रैंडम चीज़ें हैं ना, तो दैट इज़ द रीज़न कि आप उसको एक स्टोरी के फॉर्म में नहीं बना सकते हो, किसी का भी आपस में कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि 86 में आपका कंप्यूटराइज टिकटिंग आ गया, तो 3-4 साल बाद क्या लगा, आप उसको अपने आप भी कर सकते हो। जैसे अभी क्या आप घर बैठ के भी अपना टिकट बुक कर लेते हो, तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो आपका क्या होता है, आपका सेल्फ प्रिंटिंग टिकटिंग मशीन हो गया था, SPTM। अब ये चीज़ जो सबसे पहले दिल्ली में आई थी, तो ये भी सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था आपका, दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ आपका, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है दैट वाज कि आपका एयर कंडीशन कोचेज़ में स्लीपर क्लास भी इंट्रोड्यूस हो गई थी, उसको अलग आपने बनवा दिया था, एंड दैट वाज टू लेट इन 1993। सोचो यार, आ गया 20 साल पुराने, हमसे बात कर रहे हैं 20-30 साल पुराने। फिर 1995 में हमारा 25 किलोवाट का डबल, मतलब 50 किलोवाट पे हमारा स्टार्ट होना शुरू हो गया था। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट वाज इन 1996, और इसमें क्या हुआ था, हमारा कॉन्सर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। कॉन्सर्ट सिस्टम होता है एक, ये रिजर्वेशन का एक तरह का सिस्टम होता था पहले, रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है हमारे सिस्टम। और ये हमारा जो था पहले दिल्ली पे था ना, ये वाला आपका कंप्रेस टिकटिंग सिस्टम, यही वाला सिस्टम अब ये हमारा थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया था। आपका कहाँ, दिल्ली में तो पहले ही था, मुंबई एंड चेन्नई में भी, ठीक है। उसके बाद 1996 के बाद ये 1999 में ये नेशनल लेवल पर ऑपरेट होने लगा था, ठीक है। सो ये चीज़ है, आप याद रख सकते हो। 86 में आपका आया था सबसे पहले दिल्ली में, फिर 96 में आपका मुंबई एंड चेन्नई, एंड 99 तक पहुँचते पहुँचते नेशनल लेवल पर भी ये यूज़ होने लगा। अब आपका इसके अलावा एक चीज़ जो हुई थी 1998 में, जैसे आपका क्या हुआ था, यहाँ पे सेल्फ प्रिंटिंग मशीन आई थी दिल्ली में, तो मुंबई में क्या आया था, कूपन वैलिडेटिंग सिस्टम आ गया था, काइंड ऑफ कूपन निकलता होगा कुछ, कूपन वैलिडेटिंग मशीन्स लग गई थी आपकी, वही आप मतलब सेल्फ प्रिंटिंग ही एक तरह से समझ लो, आपने पैसे डाले और कूपन निकल आया, यहाँ पैसे डाले तो टिकट प्रिंट होकर निकल आया, इस टाइप का कुछ रहा होगा, मुझे भी नहीं पता, आई वॉज नॉट, मतलब मुझे नहीं याद है इतना एज में, इस ईयर में क्या था क्या नहीं था, आई डोंट रिमेम्बर। आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और ये हमारा कहाँ स्टार्ट हुआ था, बॉम्बे में, बॉम्बे में, ठीक है। तो ये हमारा 1999 तक आ गया, करीब 2000 तक हम आ गए। अब 2000 से लेकर अब तक की हिस्ट्री हम नेक्स्ट पेज में पढ़ लेंगे, आप चाहे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 90s वाली हो गई है, जो 90s वाले बच्चे हैं, 80s वाले लोग हैं, उनकी मेमोरीज ताज़ा हो रही होंगी, अगर उन्होंने ट्रैवल किया होगा, खुद टिकट खरीदे होंगे तो उनको याद होगा। सो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मुझे तो, मैंने इनमें से कुछ देखा नहीं है, या देखा भी होगा तो आई वॉज नॉट अवेयर कि ये क्या है ये क्या नहीं है।
हालांकि सेल्फ प्रिंटिंग मशीन वाला ना, ये शायद देखा है मैंने मशीन नहीं देखी, बट इस तरह के मैंने टिकट्स देखे हैं, शायद येलो कलर के टिकट होते थे और वो प्रिंट रहता था और ये बहुत बाद तक यूज़ होता था, क्योंकि 2000 में ही मैंने देखा होगा, उससे पहले तो नहीं देखा होगा, तो ये बहुत बाद तक होता था यूज़। तो सेल्फ प्रिंटिंग मशीन शायद उसे कहते होंगे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मैंने ये वाला टिकट देखा है, पापा लाते थे कई बार ये वाले टिकट, और मुझे बहुत शौक था इनको जमा करने का। येलो कलर के होते थे छोटे छोटे। आई डोंट नो अगर आप में से किसी ने देखा है तो। अब हम 2000 प्लस में आ जाते हैं। जो बच्चे 2000 वाले हैं वो रिलेट करेंगे। नहीं मतलब वो अभी रिलेट नहीं कर पाएंगे, 90s वाले बच्चे अब रिलेट करेंगे, क्योंकि आप पैदा हुए तभी से चीज़ें देखना थोड़ी शुरू कर देते हो, 4-5 साल बाद आप चीज़ें ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करते हो। तो 2000 में हमारी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, दैट वॉज आपकी इंडियन रेलवेज की वेबसाइट लॉन्च हो गई थी। हालांकि उस वक्त इतना एक्सेसिबल थी और कितने लोग उसको यूज़ कर पाते थे आई डोंट नो, बट 2000 में इंडियन रेलवेज की आपकी वेबसाइट जो थी वो लॉन्च हो गई थी। ठीक है, एंड देन 2000 में ये आपका लॉन्च होता है और उसके बाद आपके और कुछ जोन्स बनते हैं, लेकिन दैट वाज द पार्ट ऑफ जोनल रीऑर्गेनाइजेशन का। या तो मुझे वहीं कवर करवाना चाहिए था और ये मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया। भाई मैं बता नहीं पता आपका हर साल अब तो जोनल रीऑर्गेनाइजेशन होता रहता है, बट मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ। 2002 में ना आपके कुछ और नए जोन बने हैं। कौन कौन सा है? ईस्ट कोस्ट जोन, कोस्टल वाला एरिया अलग कर दिया। ठीक है, साउथ वेस्टर्न जोन, ठीक है। इसके अलावा एक सेकेंड वाइज आपके और बने हैं साउथ सेंट्रल, साउथ ईस्ट, सेंट्रल। अच्छा गाइस, कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताओ कि कौन स्टूडेंट कौन से रेलवे जोन से है, मतलब आपका घर कहाँ पे, होम टाउन कौन से रेलवे जोन पे, जहाँ रह रहे हो वो मत बताना अभी, होम टाउन कहाँ का है ये बताओ, कौन से जोन में पड़ता है होम टाउन। नॉर्थ सेंट्रल, मेरे घर में काफ़ी सारे अब तो कवर हो गए हैं, लेकिन हालांकि अब तो बहुत सारे हो चुके हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, तो ये नए जोन और हमारे कुछ 2002 में फॉर्म हो गए हैं, तो जस्ट कीप अ ट्रैक, कोई इतना वो नहीं, आप हर चीज़ कैसे याद रखोगे। अब 2000 में हमारी वेबसाइट बनी है, तो 2002 में हमारा एक और इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। इसमें क्या होता है, आपका ऑनलाइन टिकट मिलना अवेलेबल हो जाता है। याद है साइबर कैफ़ेज होते थे, वहाँ पे टिकट करवाते थे, अब तो खैर फ़ोन से हो जाते हैं, बट एट दैट टाइम जब साइबर कैफ़ेज का अलग ही क्रेज़ रहता था। ऑनलाइन टिकटिंग एंड रिजर्वेशन, ठीक है। और दैट बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, ये सिर्फ कुछ ही जगह पे ऑनलाइन टिकटिंग। देखो अभी भी अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ इंटरनेट है ही नहीं, अभी भी नहीं है, तो सोचो उस वक्त तो क्या ही होगा। हम 2000 अर्ली 2000s की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली मुंबई ऐसी सिर्फ कुछ जगहों पे फैसिलिटी अवेलेबल थी, बाद में इसको एक्सपेंड करके और जगह ले जाया गया। अब वो भी हर साल कुछ 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 इंक्रीज़ करता रहता है, कि पहले 4 सालों में सिर्फ दिल्ली मुंबई राजधानी चेन्नई यहाँ थी, उसके बाद वो इंक्रीज़ करके और छोटे शहरों में गई, फिर और छोटे शहरों में गई, तो इस तरह से वो ईयर टू ईयर चेंज होता है। बट थोड़ी देर में आपको मतलब वो याद रख पाना पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट याद रखना ज़रूरी होता है। फर्स्ट या अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, तो उसका सेकंड थर्ड भी याद रख लो, बट आप हर स्टेट का हर एरिया का याद नहीं रख सकते। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है दैट वाज इन 2013, और इसमें क्या हुआ था, आपकी जो तत्काल टिकट होता है ना अभी वाला, क्योंकि जब आप हॉस्टल में रहते हो और अचानक से घर जाने का प्लान बनता है तो बहुत काम आता है वाला टिकट। तत्काल जो टिकट सिस्टम था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013। और उसके बाद आपका और भी, अब देखो, अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, आपकी शताब्दी फास्टेस्ट ट्रेन आपकी लॉन्च हुई थी उस वक्त के हिसाब से। बट अगर अभी आप 2000 में आ जाते हो तो अब आपका गतिमान एक्सप्रेस एक होती है, वो बहुत फास्ट ट्रेन चलती है। तो आपसे पूछ सकता है कि गतिमान एक्सप्रेस कब लॉन्च हुई थी, तो आप सिर्फ ऐसे याद रखो गतिमान एक्सप्रेस आपकी 2016 में लॉन्च हुई थी। बाकी फास्टेस्ट का तो डिपेंड के कब कौन सी आपके एग्ज़ाम से पहले अगर कोई एक्सप्रेस लॉन्च हो गई और ऑप्शंस में वो आ गई, तो आपको वही आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि फास्टेस्ट उस वक्त के हिसाब से जब आपका एग्ज़ाम हो रहा है तब वो है, और अगर वो ऑप्शन में दी है तो आपको वही टिक करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपका गतिमान एक्सप्रेस 2016 में आ गया था। इसके अलावा आपका जो आपका सेंट्रल रेलवे जोन था ना 2016 में, एक चीज़ और थी, सेंट्रल रेलवे जोन में स्पेशली हुआ था ये, सेंट्रल रेलवे जोन था
वो आपका कम्प्लीटली स्विच हो गया था 25 किलोवाट एसी पे, ऑल्टरनेटिंग करंट पे। डायरेक्ट करंट का यूज़ बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अच्छा, अगर आप में से कोई साइंस बैकग्राउंड में है या फिर जिसको करंट, एसी और डीसी का थोड़ा भी आइडिया है, वो प्लीज़ मुझे बताओ ज़्यादा डेंजरस करंट कौन सा है इन दोनों में? डायरेक्ट करंट ज़्यादा डेंजरस है या ऑल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा डेंजरस है? प्लीज़ इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताना, इट विल बी अ फन अगर आप सोचोगे इसको तो। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो हमारी हुई थी 2016 तक। बाकी 2017 में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक आपका डिसीजन लिया गया था कि 2022 तक हमारा इंडिया का सारा पार्ट हम इलेक्ट्रीफाइड रेलवे, इंडियन रेलवे को कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे। अब कहाँ तक काम पहुँचा, कोविड वगैरह के बाद तो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते। पता चलेगा थोड़े, मतलब 2022 की रिपोर्ट आएंगे तब पता चलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियन रेलवे। इसके अलावा हमारी कुछ लाइक बेनिफिट्स आपको क्या है इंडियन रेलवेज के? लॉस तो आई डोंट थिंक कुछ है, इंडियन रेलवे का बेनिफिट ही बेनिफिट है, लॉस तो कुछ नहीं है सिवाय इसके कि रिजल्ट नहीं आता, एग्जाम नहीं कंडक्ट होता। स्टूडेंट का लॉस यही है कि वैकेंसी नहीं आती है सालों, और जब वैकेंसी आ जाती है तो फिर एग्जाम नहीं होता, एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता है। आपके फ़ायदे तो बहुत हैं इसके बेनिफिट्स। अगर हम आम जनता के लिए, आम जनता के अपने लिए भी यार, हम लोग भी यूज़ वही रेलवे यूज़ कर रहे हैं, क्रिटिसाइज हम उसका कुछ भी कर लें बट वी आर यूजिंग दैट। बट हाँ, ये बात भी सही है कि एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा देता है रेलवे, लेकिन वो इतना डिले डिले हो जाता है ना, तो बच्चा बेचारा ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। देखो, एक तो बहुत आपका सेफ भी कह सकते हो आप, बहुत सेफ है, एक्सीडेंट की केसेस बहुत कम होते हैं कंपेरेटिव टू रोड एक्सीडेंट अगर आप देखो तो। प्लस अगर हो जाता है तो उसमें सर्वाइवल के चांसेस बच जाते हैं कंपेरेटिव टू प्लेन एक्सीडेंट। ठीक है, तो दीज आर द टू थिंग्स। सेफ है, चीप है, एंड आपका काफ़ी फास्ट है। अगर आप अच्छी ट्रेन एक्सप्रेस वगैरह से जाते हो तो ये काफ़ी फास्ट भी रहती है कंपेरेटिव टू अदर, और फिर थोड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं क्या रूट है एंड ऑल। तो फास्ट भी, अब तो खैर हर जगह रोड निकल चुका है, पहले जब उतना रोड नहीं था तो ट्रेन इज़ द थिंग कि आप बैठ जाओ और आराम से हर जगह पहुंच जाओ। ठीक है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम है, लाइक ब्रेक डाउन हो जाए, एक्सीडेंट ब्रेक डाउन की वजह से अगर कुछ एक्सीडेंट होता है आपका, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। हालांकि साल में हो जाते हैं कुछ एक्सीडेंट्स, नॉट सेइंग कि नहीं होते, एक्सीडेंट होते हैं, बट कंपैरेटिव टू अगर आप रोड एक्सीडेंट से कंपेयर करोगे ना तो वेरी लेस, बहुत कम होते हैं। ठीक है, एंड अगर हो भी जाता है ना तो उसमें कुछ परसेंट ऑफ सर्वाइवल के चांस बच जाते हैं। अगर रोड एक्सीडेंट में गाड़ी है वो पलट गई, कहीं गिर गई, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं बचने के, एंड प्लेन एक्सीडेंट में तो बहुत नेग्लिजिबल चांसेस हैं कोई बच जाएगा। इसका वेदर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, वेदर का मिनिमल इफेक्ट होता है। मिनिमल इफेक्ट मतलब इन द सेंस आपकी ट्रेन है, फॉग में ही होता है आपका, विंटर्स में जब फॉग आ जाता है तब होता है कि वो थोड़ा मतलब डिले हो जाती है, थोड़ा नहीं, कभी कभी ज़्यादा भी डिले हो जाती है, डिपेंड कि आपकी ट्रेन कौन सी है। बट हाँ, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे बाकी मोड के साथ, लाइक अगर आप बाई रोड जा रहे हो तो आप उसमें समर में भी अगर बहुत कड़ाके वाली धूप है तो आपका ये ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। बहुत विंटर है तो भी उसमें बहुत ठंड होता है, क्योंकि आप उसको बिल्कुल पैक नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, एक्सेप्ट आपकी पर्सनल कार है तो वो भी दिक्कत रहता है। एंड बारिश में भी ट्रेन पे उतना इफेक्ट नहीं होता है, ट्रेन आपका कुछ उस पर चलती रहती है आराम से। और रोड भाई साहब, रोड पे तो इतना गजब ट्रैफिक लगता है ना, अगर आप मुंबई दिल्ली ऐसी सिटीज़ से बिलोंग करते हो, 4-4 घंटे बंदा ट्रैफिक में खड़ा रहा है। और उसके बाद अगर हम एयरप्लेन मोड की बात करते हैं तो उसमें भी समर में उतना इफेक्ट नहीं होता है, बट अगर विंटर्स हैं, बहुत ज़्यादा फॉग है, तो यू कांट फ्लाई एयरप्लेन, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, आपका बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो है, तो आप यू कांट फ्लाई। एंड उसमें बारिश में भी आपका काफ़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, हालांकि बारिश में उतना रेन में नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पायलट तो मैं हूँ नहीं, तो आई डोंट नो मच, बट हाँ कुछ तो फ़र्क पड़ता होगा बारिश की स्पीड वगैरह से, बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता होगा। बेसिकली ट्रेन पर उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना लोहे का डिब्बा चला दो, चुपचाप चलता रहता है। ठीक है, ट्रेन का एक रहता है आपका थोड़ा सा शेड्यूलिंग वगैरह, वो तो खैर आजकल आपका रोड्स एंड एयरप्लेन में भी बहुत रहता है, शेड्यूल्ड होती है आपको, मतलब हमेशा से पता है, हमेशा से। जैसे मुझसे आज भी कोई पूछ ले मुझे अपने घर से, अगर मैं अभी जहाँ दिल्ली में हूँ यहाँ से अगर मुझे अपना होम टाउन जाना हो तो कौन सी ट्रेन जाएगी, मैं बता सकती हूँ ये ट्रेन जाएगी, इस टाइम जाएगी, इस टाइम जाएगी, एंड वो मोस्ट प्रोबेबली उसी टाइम जाएगी। हाँ, कुछ अनयूजुअल कंडीशंस हो गई, आधा 1 घंटा लेट हो गई, इट्स डिफरेंट थिंग, बट इट्स अ फिक्स टाइम, और वो सालों तक वही रहता है, वो कभी नहीं चेंज होता है। मैं अपने जिस ट्रेन से मैं अपने होम टाउन जाती हूँ, मैं बचपन से उसी ट्रेन से जाती हूँ, और आज तक उसका टाइमिंग और कुछ चेंज नहीं हुआ है।
तो उसमें ऐसा वाला डेडिकेशन है टाइमिंग को लेके ट्रेन में। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, ये आप इसको बेनिफिट्स में लिख सकते हो। बहुत कंफर्टेबल जर्नी है, आप स्लीपर कोच से चले जाओ, और अगर आपका बजट सही है तो आप राजधानी वगैरह से ट्रैवल कर रहे हो तो इट इज़ तो लाइक कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कोई ट्रेन हिलती भी नहीं है उसमें, बहुत मतलब सीट आपको ऐसा भी नहीं फील होता है कि आप लगता है घर पे सो रहे हो, आराम से मस्त होते हुए चला जाओ इसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो आपके पास सपोज बहुत ज़्यादा लगेज है तो आप इसमें लगेज इजीली अपना लोड करवा सकते हो, ट्रैवल करवा सकते हो। आपकी लगेज के लिए ट्रेन अलग चलती हैं, और अगर आपको पर्सनल लगेज भी बहुत सारा लेके जाना है तो यू कैन कैरी इजीली इन द ट्रेन्स। बाकी अगर आप रोड पे जाते हो तो आपके पास लिमिटेशन आ जाता है, भले ही आप पर्सनल कार से हो या फिर आप पब्लिक व्हीकल से हो, यू कैन नॉट कैरी बहुत सारा सामान, क्योंकि स्पेस नहीं है ना इसमें। ट्रेन में स्पेस है, बहुत सारी, बहुत बड़ी ट्रेन होती है। सेम चीज़ एयरप्लेन में भी आ जाती है इसमें, तो अगर आपका 1 किलो भी एक्स्ट्रा हो गया तो फिर आप उसके लिए अलग पे करो, अलग पे करो, तो वो सारा आपको बेनिफिट मिल जाता है ट्रेन में। और स्पेशली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हो तो ये कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं हमारे इंडियन रेलवेज़ के। बाकी बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं यार, अगर मैं आपको गिनवाऊँ तो आपको एम्प्लॉयमेंट इतने सारे लोगों को प्रोवाइड करवाता है ये। ठीक है, सर्वाइवल का ज़रिया है इतने सारे लोग। एम्प्लॉयमेंट सिर्फ ना, आप वो बहुत सारी पोस्ट हैं रेलवेज़ में ना, आप जो ट्रैक साफ़ करते हैं, जो प्लेटफॉर्म साफ़ करते हैं, जो आपके ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो आपके जेईज हैं, आपके जो लोकोमोटिव ड्राइवर्स हैं, और बहुत सारी पोस्ट हैं, टीटी हैं, गुड गार्ड्स हैं। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे होंगे उनको पता होंगी कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, मुझे तो नहीं याद है खैर, बट हाँ बहुत सी पोस्ट होती हैं। तो वी हैव लॉट ऑफ अ वेरी वास्ट एरिया ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और मेरे ख्याल में आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, यू कैन गेट अ जॉब इन इंडियन रेलवेज, बिकॉज वो इतना बड़ा लेवल पे है ना इंडियन रेलवे फैला हुआ कि इट हैज़ जॉब फॉर एवरीथिंग, एवरीवन, एवरी पर्सन फ्रॉम एवरी फील्ड उसके पास जॉब है इंडियन रेलवेज के पास। बस यू हैव टू बी टू गुड इन योर सब्जेक्ट टू क्रैक द एग्जाम, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट वन। एग्जाम वॉज नॉट डिफिकल्ट बट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। जैसे लास्ट टाइम मैं तब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाती थी एक, तो आरआरबी जेई का तब हुआ था एग्जाम, एंड द कट ऑफ वॉज सच अ हाई कट ऑफ गोज फॉर दैट एग्जाम। एग्जाम वॉज रियली ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे, जैसे कि बच्चों ने आके बताए थे कि एग्जाम क्वेश्चन वॉज वेरी ईजी। मैथ्स के हिस्ट्री पॉलिटी वाले क्वेश्चन वे आर ऑल, नहीं हिस्ट्री पॉलिटी तो उतना नहीं था उसमें, मैथ्स था, रीजनिंग था शायद। तो जो भी सिलेबस था खैर क्वेश्चंस वॉज वेरी इजी फॉर CBT 1 एंड फॉर CBT 2 उनका सब्जेक्ट ओरिएंटेड था। लेकिन अगर आप कोई गेट का प्रिपेयर कर रहा है या इंजीनियरिंग सर्विसेज का या कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए पेपर बहुत ईजी था, बट उसका कट ऑफ इतना हाई गया था ना कि इट वॉज लाइक कि जैसा आपका अगर AI-EEE का कट ऑफ जाता है ना, जैसे सॉरी AI-EEE कह रही हूँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कट ऑफ जा रहा है आपका 90+, 90+ कहाँ है यार, 95+ मानो, एटलीस्ट मैं इतना बोल रही हूँ। ठीक है, कम से कम इतना तो जाएगा ही जाएगा, इतना कट ऑफ जा रहा है ना, जब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब जा रहा है। रेलवे में क्या होता है ना, आरआरबी में इतना कट ऑफ जाता है, मतलब ये 120 में से है, तो अगर 100 नंबर का एग्जाम है तो आपका 90 या 88, 87, 88 तक का भी कट ऑफ मुश्किल ही मानो यार, 90 से ऊपर ही रहता है। इतना कट ऑफ जाता है तब जब आपका नेगेटिव मार्किंग होता है एग्जाम। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द पर्सन। ऐसा नहीं है कि अब वो पेपर इजी, कुछ को टफ भी लगता है यार, बट आपका प्रिपरेशन मैटर करता है। अब एस पेपर में किसी भी एग्ज़ाम में ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, मतलब एंट्रेंस एग्जाम सॉरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका 90+ स्कोर करना आउट ऑफ 100 इज़ वेरी डिफिकल्ट, नो मैटर हाउ मच यू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम, बट इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर दैट मच। इसका मतलब आप सब चाट गए हो, एंड इट्स रियली वेरी इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। तो खैर हम इसको कवर करेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है, एंड ये भी काइंड ऑफ रेलवे का एग्ज़ाम है। सो गाइस डू प्रिपेयर वेरी हार्ड, और बिल्कुल इस एग्ज़ाम को निकाल लो, क्योंकि बहुत बार बार वैकेंसीज निकलती नहीं है। रेलवे की निकल गई है बहुत सारी वैकेंसीज, तो गेट देम। ओके, सो बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, एंड मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ इसका रीच बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। और थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ पूछना है तो या तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं आंसर करने के लिए। ओके गाइस, बाकी इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मैंने कहा था मैं दूंगी, बट मैं भूल गई, बट आई एम रियली सॉरी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं दे दूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे गाइस, इट्स वेरी वेरी गुड टू बी विद यू गाइस।